थोड़ा सा मतलब बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, साथ साथ नोट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में। खैर, जो पेपर चल रहा है इस पेपर की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ टेट सुपर टेट में भी ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसरिंग मेथड्स, इसके जन्मदाता हैं सुकरात। अगर आपसे पूछता है कोई कि प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया है या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो सुकरात हैं। इसको प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर में यानी प्रश्न और उत्तर, शिक्षक प्रश्न पूछता है, स्टूडेंट जवाब देते हैं, और जब सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसका जवाब शिक्षक देता है, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड की विधि से छात्रों को पढ़ाना। जैसे लेसन प्लान में भी इंट्रोडक्शन में मोस्टली आप क्वेश्चन आंसर मेथड्स का ही यूज करते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं और स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट मेथड्स है, तो पहला मेथड्स है जो आइडियलिज्म आदर्शवादियों ने अपनाया, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड्स, जिसको हम लोग प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात थे। नेक्स्ट है संवाद विधि। नेक्स्ट मेथड्स है संवाद विधि, यानी जिसको हम लोग डिस्कशन मेथड्स कहते हैं, इसको प्लेटो ने दिया है। नेक्स्ट मेथड्स है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन बहुत बार यहाँ पे जब मिक्सअप करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि ये शिक्षण के कौन से सूत्र हैं, आगमन या निगमन। तो ये शिक्षण के सूत्र नहीं है, बल्कि ये शिक्षण की विधियां हैं, आगमन और निगमन, जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड्स और डिडक्टिव मेथड्स के नाम से जानते हैं। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बाद में उसको थ्योरी बताई जाती है। ये मोस्टली छोटी क्लासों के लिए उपयुक्त मेथड्स होता है। निगमन में पहले हम लोग सिद्धांत बताते हैं और इसके बाद फिर हम उसका एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। ये उच्च कक्षाओं के लिए बेहतर समझी जाती है या सुइटेबल समझी जाती है। तो आशा करता हूं कि आगमन और निगमन विधियां आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगमन में पहले एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसके बाद सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। जैसे मैथ में मोस्टली हम लोग आगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहले एग्जाम्पल, फिर नियम, यानी उदाहरण से नियम की ओर जब हम लोग चलते हैं तो वह आगमन विधि होती है, और जब पहले नियम बताते हैं फिर एग्जाम्पल बताते हैं तो इस विधि को हम लोग निगमन विधि कहते हैं। इसके जनक अरस्तु थे। आगमन और निगमन विधि किसने दिया? अरस्तु ने दिया। अभ्यास विधि यानी प्रैक्टिस मेथड्स, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, यानी अभ्यास में प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाता है और क्रिया करवाई जाती है। तो इसको अभ्यास विधि के नाम से भी जानते हैं, प्रशिक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं, क्रिया विधि के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने दिया है? पेस्टालाजी ने दिया है। कौन जनक थे अभ्यास विधि के? पेस्टालाजी थे। नेक्स्ट मेथड्स है निर्देशन विधि। इसके जनक हर्बर्ट हैं। निर्देशन मेथड्स में होता क्या है कि ओवरऑल डीपली न पढ़ा करके आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, या इस तरीके से आपको सर्च करना है, या इस तरीके से आपको पढ़ना है। अर्थात टीचर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, छात्र को निर्देशन देता है और छात्र खुद से करता है। तो निर्देशन विधि हर्बर्ट ने दिया था। इसके बाद खेल विधि, जिसको प्लेबे मेथड्स बोलते हैं, ये छोटी क्लासों के लिए उपयुक्त है। इस विधि के जनक फ्रोबेल को माना जाता है। ये मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन सिस्टम पे जो विद्यालय चलते हैं
उन क्लासों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है कि बच्चों को हमें कैसे खेल खेल में सिखाना है कि बच्चा सीख भी जाए और बच्चे को बोरिंग ना महसूस हो। कोई भी कॉन्सेप्ट हमें अगर सिखाना है बच्चे को तो उसको खेल खेल में सिखाना है। तो खेल विधि के जनक कौन है? टोबेल महोदय हैं। इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट मेथड्स, तर्क विधि, यानी जिसको हम लोग लॉजिकल मेथड्स कहते हैं। लॉजिकल मेथड्स किसने दिया है? हीगल ने दिया है। लॉजिकल मेथड्स किसने दिया है? हीगल ने दिया है। तर्क विधि को बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको कहीं ना कहीं लॉजिकल तरीके से, रीजनिंग के तरीके से अगर हमें बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट करना है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल, तर्क शक्ति, चिंतन, ये सारी चीज़ों के विकास के लिए तर्क विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तर्क विधि के जनक हीगल थे। नेक्स्ट, आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में आत्मक्रिया तथा अनुकरण पर बल देते हैं। यानी जो आदर्शवादी हैं तो आदर्शवादी शिक्षण व्यवस्था में या शिक्षण की प्रक्रिया में आत्मक्रिया और अनुकरण पर बल देते हैं। यानी बच्चा अनुकरण करके सीखे, यानी शिक्षक को देखे, अपने से बड़ों को देखे और उनका अनुकरण करे और अनुकरण करने के बाद सीखे। उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक अपने से बड़ों तथा साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। यानी आदर्शवादियों का कहना है कि बालक समाज में रहता है, समाज में वो अपने से बड़े, घर परिवार में माता पिता, बड़े भाई बहनों, समाज के लोगों को, साथ में शिक्षकों के व्यवहार को देखता है और देख करके उसको अनुकरण करके वैसे करने का प्रयास करता है। इसके बाद है अब आपका करिकुलम हो गया, साथ में टीचिंग की मेथड्स हो गई आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका शिक्षक। अब हम लोग देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। यानी जो भी आदर्शवादी विचारधारा के लोग हैं या आदर्शवाद का कहना है कि शिक्षक का टीचिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है। यानी आदर्शवादी कहीं ना कहीं शिक्षक का आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय को एक बाग की, उद्यान क्या होता है? बाग होता है। बाग से तुलना की गई है कि विद्यालय एक बाग होता है और जो स्टूडेंट होता है वह एक कोमल पौधा होता है और शिक्षक एक माली होता है। माली के अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप माली की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। फिर भी माली के कुछ कार्य हैं, वह अपने कार्य में कौशल निपुण होता है। यानी ये चीज बताया जा रहा है कि शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। विद्यालय की तुलना बाग से की गई है, अर्थात उद्यान से की गई है। उद्यान क्या होता है? बाग होता है और उस बाग में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तुलना एक पौधे से की गई है। जिस तरह से बगीचे में माली का रोल ये होता है कि वह पौधों की देखभाल करे, उनकी कटाई छटाई करे, पानी दे, उनकी परवरिश करे और उसकी देखरेख में कहीं ना कहीं पौधे बड़े होते हैं और जैसा वो आकार देना चाहता है माली, वैसा आकार उन पौधों को दे देता है। सेम वही कंपैरिजन यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे शिक्षक एक माली की भांति कार्य करता है और विद्यालय जो होता है वो बाग होता है और स्टूडेंट
पौधे होते हैं, इस बाग रूपी पौधों को शिक्षक कहीं ना कहीं सींचता है, परवरिश करता है, देख रेख करता है, काट छांट करता है और उनको उचित सेप प्रदान करता है। तो शिक्षक की भूमिका आप लोगों को समझ में आई कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और किस तरह से वह अपने बच्चों को पल्वित और पोषित करता है और अपने टीचिंग के द्वारा अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास करता है। अब ईश्वर के क्या गुण होने शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, तो ये बता रहे हैं आदर्शवादी कि शिक्षक जो होता है वो ईश्वर का प्रतिरूप होता है नहीं ईश्वर, यानी शिक्षक ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर के जैसा है, ईश्वर का प्रतिरूप है। विषय का ज्ञाता होता है, यानी शिक्षक जो होता है उसको सब्जेक्ट का ज्ञाता बताया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट में उसकी कमांड होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने वाला स्वाध्यायी, यानी ये बताया जा रहा है कि शिक्षक का स्वरूप या शिक्षक की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अपने छात्रों को समय समय पर मोटिवेट करता रहे और स्वाध्यायी हो। स्वाध्याय मतलब खुद से शिक्षक पढ़ने वाला हो, यानी आप लोगों के टीचिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षक भी नई नई चीजों को सीखे। जब नई नई चीजों को शिक्षक सीखेगा तभी वह अपने टीचिंग में क्या नए इनोवेशंस हैं उनको शामिल कर पाएगा और नए ट्रेंड से अपने छात्रों को वाकिफ करा पाएगा। तो अर्थात शिक्षक को भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अवेयर होते रहना चाहिए, और वह अवेयर कब होंगे, जब शिक्षक भी स्वाध्यायी होगा, यानी शिक्षक भी पढ़ने वाला होगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो वही घिसा पीटा पुराना जो सदियों से चला आ रहा है वही चीज जा करके क्लास में लेक्चर होगा। अगर शिक्षक खुद से पढ़ने का प्रयास करेगा, नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं वह अपने शिक्षार्थियों को भी नई नई चीजों से अवगत कराएगा। शिक्षण कला में दक्ष हो, यानी शिक्षक कैसा हो, जो टीचिंग में दक्ष हो, यानी अच्छी टीचिंग स्किल्स हो जिससे कोई वो अपने छात्रों को बेहतर तरीके से समझा सके। छात्रों का मित्र, हितैषी, पथ प्रदर्शक, ये बताया जा रहा है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्रों का मित्र होना चाहिए, अर्थात छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगर जो शिक्षक अपने छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे तो कभी भी स्टूडेंट अपनी जो समस्याएं होती हैं वो शिक्षक के सामने खुल करके नहीं रखेंगे, और जब तक शिक्षक के सामने समस्याएं नहीं रखेंगे तब तक शिक्षक कभी भी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो छात्रों का शिक्षक का जो बिहेवियर होना चाहिए वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हितैषी होना चाहिए, अर्थात छात्रों का भला करने वाला होना चाहिए, पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, छात्रों को ऐसा मार्गदर्शन करे ताकि छात्र बेहतर रास्ते पर चल करके अपने भविष्य को, अपने करियर को संवार सकें। जीवन कला में निपुण हो, ईश्वर का प्रतिरूप हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो, यानी अगर शिक्षक कहीं ना कहीं अपने छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं या ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं या एक अच्छे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं तो पहले वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं शिक्षक के अंदर खुद से होने चाहिए। अगर शिक्षक ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला नहीं है तो कभी भी वह अपने छात्रों को अच्छे व्यक्तित्व की शिक्षा नहीं दे सकता है और ना ही अच्छा व्यक्तित्व वाले छात्र विकसित कर सकता है। नेक्स्ट, चरित्रवान होना चाहिए, यानी शिक्षक का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक के गुण थे। अब हमें देखना है कि विद्यार्थी के क्या गुण बताए गए हैं आदर्शवाद के अनुसार।
आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों तथा मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता है। यानी आदर्शवाद विद्यार्थी को सिर्फ शरीर, हाड़, चाम, मांस से बना हुआ पुतला नहीं मानते हैं। उनके अनुसार वह मनुष्य या आत्मा है। यानी आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षार्थी होता है वह भी क्या है? मनुष्य है। और आदर्शवाद के अनुसार हर मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं आत्मा का वास होता है। वह शरीरधारी है। शरीरधारी है अर्थात आत्मा जो व्यक्ति के अंदर है उसने शरीर को धारण कर रखा हुआ है और शरीर के अंदर ही आत्मा होती है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप शरीर की सीमाओं को लांघ जाता है। वह अपूर्ण है किंतु पूर्णता की ओर अग्रसर है। शुरुआत में बालक शरीर धारी होता है, आत्मा होती है, ईश्वर का प्रतिरूप बताया जाता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं वह अपूर्ण होता है। धीरे धीरे करके वो पूर्णता की ओर अग्रसर होता रहता है। आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं अपितु विचार मूल आदर्श केंद्रित मानते हैं। जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग हैं वो आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित न मानते हुए इसको आदर्श केंद्रित मानते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन सिस्टम है उसको ये बताया जा रहा है कि चाइल्ड सेंट्रेड होना चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट सेंट्रेड और एक होता है चाइल्ड सेंट्रेड। यानी सब्जेक्ट सेंट्रेड क्या होता है? जो पाठ्यक्रम आधारित होता है कि किसी भी क्लास का जो करिकुलम बना दिया जाता है तो शिक्षक जो टीचिंग करता है उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही टीचिंग करता है। लेकिन जो चाइल्ड सेंट्रेड होती है तो चाइल्ड सेंट्रेड करिकुलम में यही बताया जाता है कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए वो कहीं ना कहीं छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनके नीड को देखते हुए उनके एप्रोप्रिएट होना चाहिए। वह पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्श मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं। यानी जो आदर्शवादी विचारक हैं वो शिक्षार्थी में ये कहते हैं कि निम्न गुण शिक्षार्थी के अंदर होने चाहिए। जैसे आदर्शवादियों ने शिक्षक के अंदर बताया कि ये गुण शिक्षक के अंदर होने चाहिए, उसी प्रकार से शिक्षार्थी के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उच्च संकल्प शक्ति, यानी संकल्प शक्ति जो भी किसी छात्रों के अंदर उच्च क्वालिटी की संकल्प शक्ति होनी चाहिए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी काम को करने के लिए डेडिकेटेड होता है, संकल्पित होता है। तो ये बताया जा रहा है कि छात्रों के अंदर उच्च संकल्प शक्ति होनी चाहिए, मूल्यों में विश्वास रखने वाला होनी चाहिए। यानी जो भी उसके इथिक्स हैं, नैतिकता है, उनमें विश्वास रखना चाहिए। सद चरित्रता, यानी अच्छे चरित्रवान होना चाहिए विद्यार्थी को। विनयशीलता होनी चाहिए अर्थात दया का गुण होना चाहिए। गुरु भक्ति होनी चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कहीं ना कहीं अपने गुरु के प्रति लगाव रखना चाहिए। गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, साथ साथ वो ईश्वर में भी विश्वास रखे। परोपकारी होना चाहिए जो दूसरे की सहायता कर सके। न्यायप्रिय होना चाहिए, यानी बहुत बार हम लोग झूठ बोलते हैं और सही को गलत और गलत को सही ठहराते हैं। ऐसी स्थिति में उसको सही का साथ देने वाला होना चाहिए। सर्वहितकारी होना चाहिए अर्थात सबका भला करने वाला होना चाहिए। सदमूल्यों से युक्त होना चाहिए, जो भी सदमूल्य हैं, सद चरित्र हैं, उन मूल्यों से भरा हुआ होना चाहिए। निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए अर्थात डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए कि अपने अच्छे बुरे का निर्णय खुद से ले सके। अब 2 पॉइंट लास्ट हैं, अनुशासन और विद्यालय। यानी आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादियों का पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे।
यानी आदर्शवादी विचारधारा के लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षार्थी का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब शिक्षार्थी अनुशासन में रह करके काम करता है, अनुशासन को पालन करता है, तब वह अनुशासन में रहे। आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है, यानी आदर्शवादियों का कहना है कि कठोर अनुशासन का पालन हमें नहीं कराना है। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना है। यानी आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार छात्रों में जो अनुशासन का पाठ सिखाया जाए या अनुशासन के गुण डेवलप किए जाएं, तो हमें बहुत कठोर अनुशासन दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनके अनुसार जो अनुशासन बताया गया है, उनके अनुशासन से आशय यह है कि बालक में नम्रता होनी चाहिए, अर्थात उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचक होनी चाहिए। लचक का आशय शिष्टता से है कि उसको शिष्ट होना चाहिए, और आज्ञाकारिता, अगर शिक्षक, माता पिता या अपने से बड़े बुजुर्ग अगर उसको कुछ कहते हैं और वो बात सही है तो उसको उसे फॉलो करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। विद्यालय कैसा होना चाहिए? आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सामाजिक निर्माण के अनुरूप साधन है। यानी आदर्शवादी बताते हैं कि जो विद्यालय होता है वो सामाजिक निर्माण के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय का स्वरूप होता है। यानी अगर विद्यालय को बेहतर चलाना है तो पहले हमें समाज को बेहतर करना होगा। इसलिए विद्यालय में उचित परिवेश का निर्माण करने हेतु आदर्शवादियों का विशेष आग्रह होता है। विद्यालय का माहौल बेहतर हो, इसके लिए आदर्शवादी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं बेहतर माहौल क्रिएट करने की बात करते हैं। नम्रता की बात में बहुत बार होता क्या है कि हम लोग लाइफ में करते क्या हैं कि अगर थोड़ा सा भी कोई चीज हमें मिल जाती है या हमारे पास आ जाती है, पैसा, रुपया, नॉलेज, ज्ञान, समृद्धि, तो व्यक्ति इतराने लगता है। बल्कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति से भी सीखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एक एग्जाम्पल, जैसा कि जिस पेड़ में जितने ज्यादा फल लगते हैं उस पेड़ की डालियां उतना ही ज्यादा नीचे झुक जाती हैं, और जैसे जैसे उस पेड़ के फल खत्म होते जाते हैं डालियां वापस धीरे धीरे करके जमीन से ऊंचाई पे पहुंचने लगती हैं। अर्थात प्रकृति से भी हमें एक सीख मिलती है कि हमारे अंदर जितना ज्यादा नॉलेज, ज्ञान हम लोग ग्रहण करते जाएं, उतना ही ज्यादा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नम्रता होने चाहिए, अर्थात मैच्योरिटी व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। जैसे शुरू में फल आप लोगों ने देखा होगा, जब वो कच्चा होता है अर्थात इमैच्योर होता है, तब वो देखने में उसका रंग भी दूसरा होता है, हरा होता है, कठोर होता है, और खाने में भी, टेस्ट में भी पता चलता है कि कहो वह खट्टा हो या और कोई स्वाद हो। लेकिन जैसे ही वो फल पकता है तो बाहर से उसका कलर चेंज हो जाता है, फल में लचीलापन आ जाता है, फल के अंदर स्वाद में उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मिठास आ जाती है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी वो जितना ज्यादा नॉलेज, धन, समृद्धि, पैसा या अदर चीजें अगर उसके अंदर आती हैं, तो एजुकेशन भी हमें यही सीख देती है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर उतनी ही ज्यादा धैर्यशीलता और नम्रता होनी चाहिए। आज के लेक्चर सेशन में इतना ही, और अटेंडेंस लेने में काफ़ी समय लग जाता है, तो अटेंडेंस के लिए कल से हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे ही हम लिंक भेजते हैं